नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। आज हम बात करेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई से। उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर, उनसे बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को लेकर। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र गवई से। नमस्कार अनिल भाई, नमस्ते। बड़ा अच्छा लग रहा है और जब भी आपसे बात करता हूँ बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों डॉक्टर राजेंद्र गवई को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा तो आएगा ही ना कि हमारी ताकत यहाँ पे है और केवल स्वाभिमानी नेतृत्व करके इनको अगर जिस आघाड़ी के साथ हमने सालों साल काम किया, जिस आघाड़ी को हमने ताकत दी है, उनके विधायक चुन के लाए, उनके मंत्री बनाए, अगर वो हमारे साथ में अगर गलत बर्ताव करे तो गुस्सा तो किसी को आना ही है। अनिल भाई, क्या गलत बर्ताव कर रहे हैं? आज की तारीख में उनको आघाड़ी की तरफ से मेरी उम्मीदवारी नहीं चाहिए। अनिल भाई, मेरे में क्या कमी है कि जिसके कारण आघाड़ी मुझे उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं कर रही है? मैं मेरे मेरिट्स बताता हूँ। मैं मेरिट्स ये है कि मुझे अगर उम्मीदवारी अगर दी गई तो 47 जगह पे उनको ताकत मिलेगी और मिली है। आज अगर आप इतिहास देखोगे 288 उम्मीदवार मेरे फोटो लगाते हैं, मेरे भाषण का मंगाते। अभी अपन अगर लेटेस्ट अगर देखा जाए तो जो पोट निवडणूक को उपचुनाव कहते हैं। जैसे एक उपचुनाव जो हुआ वो अपने सोलापुर में हुआ, एक उपचुनाव हुआ वो नांदेड़ में सिल्लोर करके जगह है वहाँ पे हुआ। 2 उपचुनाव अभी 1 साल पहले कस्बा पेट और पिंपरी में हुआ। तब उनको गवई साहब चाहिए थे, गवई साहब के कटआउट, राजेंद्र गवई के कटआउट चाहिए। मेरे तो कटआउट तब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनसे बड़े थे। मेरी सभा ली गई, मेरी और अशोक चौहान की सभा ली गई, मेरी और आदित्य ठाकरे की सभा ली गई। अजित पवार तब हमारे साथ में थे, मेरी और अजित पवार की सभा ली गई, मेरी और जयंत पाटिल की सभा ली गई। यानी उनको उनकी महाविकास आघाड़ी को ताकत देने के लिए, और रिजल्ट अच्छा हुआ। 4 में से 2 सीट चुन के आ गए और एक ही सीट जो सोलापुर की गिरी वो केवल 1000 वोटों से गिरी। तो इन लोगों को डॉक्टर राजेंद्र गवई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र गवई को देने का जब मौका आता है, जो संधि आती है, तब उनको नहीं देनी है, इसलिए गुस्सा आता है। क्या आप राजनीतिक टाइमिंग में हमेशा चूक जाते हो? जब सौदेबाजी राजनीति करनी होती है आप कर नहीं पाते हो सकता है कि मेरा जो तरीका है वो गलत होगा या कुछ टाइमिंग गलत होगा, लेकिन ताकत तो है। लेकिन ये ताकत धीरे धीरे कम हो रही है दादा साहब गवई जाने के बाद। आज जब किसी बच्चे का अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो अगर पहली में हो, दूसरी में गया तो पहली का रिपोर्ट देखोगे, तीसरी में अगर हो तो सेकेंड क्लास का रिपोर्ट देखोगे, अगर वो 11वीं में हो तो 10th का रिपोर्ट देखोगे। जिला परिषद चुनाव 2 साल से हुए नहीं, तो अपन पिछला जो जिला परिषद चुनाव हुआ उसका ही रिपोर्ट देखोगे। उस जिला परिषद रिपोर्ट में तब दादा साहब नहीं थे। मैंने मेरे बलबूते पे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बलबूते पे वो चुनाव लड़ा। उसकी बेरीज लाख के समान है, लाख के बराबर है। मेरे कैंडिडेट्स, उनके मिले हुए वोट्स, मेरे पास में रिकॉर्ड है। तो जो लास्ट रिपोर्ट है वो तो लास्ट रिपोर्ट ये दिखा था कि हमारी ताकत है। 2014 में मैंने 100 बल पे चुनाव लड़ा, आघाड़ी की सीट 1.5 लाख वोटों से गिर गई। घड़ियाल निशानी की सीट 1.5 लाख वोटों से गिर गई। 2019 में शरद पवार जी ने मुझे इनको सपोर्ट करने को, मेरी कोई चर्चा नौनी दाम्पत्य से नहीं हुई थी, केवल चर्चा हुई थी शरद पवार से। तो उन्होंने मुझे पीछे हटने को बोला, कुछ वादे किए थे, वादे निभाने की इनमें ताकत नहीं है। 2 सीट चुन के आ गई। 2009 में मैं खड़ा रहा तो मुझे 3.25 लाख वोट मिले। तो आप किस ताकत की कहते हैं कि कौन सी ताकत कम हुई है? मुझे बताओ। जब हम खड़े रहते हैं तो इनके आघाड़ी की सीट गिरती है, जब हम आघाड़ी को मदद करते हैं तो इनके आघाड़ी की सीट जीतती है। तो आप कहाँ से कह रहे हैं? तो क्या आप अपने आप को राजनीति में इस हद तक मर्यादित कर चुके हो कि किसी को हराने और किसी को जिताने में आपकी भूमिका हो? जब कोई अपने को वैल्यू नहीं दे रहा है तब आपको अपनी न्यूज़, आपको किसी और की वैल्यू की जरूरत क्या है? आपकी खुद की राष्ट्रीय पार्टी है। मैं मेरी खुद के आज के तारीख में कोई भी हो, फिर वो शरद पवार जी की पार्टी हो, फिर वो कांग्रेस की पार्टी हो, वो खुद के बल पे चुन के नहीं आ सकती है।
आज हम खुद के बल पे, आज हमारा जो हम तो मेरा पक्ष को मागासवर्गीय पक्ष है, ये जो धब्बा लगा है वो मिटाना चाहता हूँ। हमारा जो पक्ष है सभी का है, सर्वधर्म समभाव का है, लेकिन केवल धर्म समभाव और केवल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बदौलत मैं यहाँ पे चुन के नहीं आ सकता हूँ। मुझे इनकी मदद लगेगी और जब भी इनको सत्ते पे आना रहता है ये हमारी मदद लेती है, लेकिन जब हमको सत्ता में आना रहता है तभी हमें मदद नहीं करती है। तो आपका ये जो कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी है आपकी, उसके बलबूते पे आप चुन के आओ, तो कोई भी पार्टी आज पूरे देश में अपने बलबूते पे चुन के नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कितने मित्र पक्ष रखे हैं। हमारे बड़े भाई रामदास जी आठवले उनके साथ में हैं, हमारे विनायक मेटे आज नहीं रहे वो उनके साथ में थे, महादेव जानकर वो उनके साथ में है, उनको एकनाथ शिंदे जी की भी मदद लग रही है, उनको अजित पवार का जो कोई भी अन्य राष्ट्रवादी, अभी कौन का किसका सही राष्ट्रवादी और किसका गलत राष्ट्रवादी, तो कहने का मतलब रिकॉर्ड तो आपके साथ। एक आरोप यह भी है कि आप केवल चुनाव आने के बाद ही अमरावती में सक्रिय होते हो, फिर 4 साल 4.5 साल दिखाई नहीं देते हो। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते सी 2 महीने पहले आप एक्टिव हो जाते हो। इस बार भी वही अनुभव हमें देखने मिला। बिल्कुल गलत बात है। थोड़ा आर्थिक दृष्टि मैं कमकुवत हूँ, मेरी पार्टी भी कमकुवत है और मैं भी कमकुवत हूँ, तो मेरे पोस्टर्स, मेरे बैनर्स, मेरे मेड़ावे नहीं रहते हैं। और मेड़ावे, पोस्टर्स, बैनर्स ये लोकप्रियता का प्रतीक नहीं है। अगर आप मुझे एक कमरे में बंद कर दो, मेरे से मेरा मोबाइल ले लो, पर्स ले लो, सिर्फ एक डायरी दे दो और एक पेन दे दो, 1,500 कार्यकर्ता का नाम मैं उनके गांव के साथ में लिख सकता हूं। तो ये कहने का मतलब कि मैं 4.5 साल दिखता नहीं, तो मैं 4.5 साल पोस्टर्स पे नहीं दिखता, मैं 4.5 साल तुम्हारे नहीं। आपकी सक्रिय भूमिका भी राजनीति या समाज सेवा या अमरावती जिले के विकास को लेकर मीडिया में कहीं दिखाई नहीं देती है। हाँ, ये बात है कि अमूमन आप मेहमान की तरह अमरावती आते हो, मेहमान की तरह अमरावती से निकल जाते हो, लेकिन चुनाव जब आता है तो आप तल ठोक कर यहीं बैठते हो। पिछले 1 महीने से आप तल ठोक कर यहीं बैठे हो। अलग अलग तालुका, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आपके सम्मेलन चालू है, कार्यकर्ता सम्मेलन। ये आरोप कहाँ तक सही है कि आप केवल चुनावों के समय सक्रिय रहते हो? मैंने तो आपको पहले बताया कि ये आरोप तो गलत है। मैं 4.5 साल पोस्टर्स में नहीं दिखाता हूँ, 4.5 साल बैनर्स में नहीं दिखाता हूँ। मैं आर्थिक दृष्टि कमकुवत हूँ। बस जो भी है हमारी जो पूंजी है वो आखिरी 1.5 साल में पूंजी लगाता हूँ। मैंने तो पहले बताया ना, आप जाओ गाँव में जाओ, गवी साहब आपको बोलेंगे, मिलते हैं। और रही मेहमान की बात, मैं राष्ट्रीय सरचिटनीस हूँ, अन्य जिले में भी जाना पड़ता है। 9 जनवरी को बड़ी ताकत मैंने चंद्रपुर में दिखाई। तो जो मेड़ावा मैंने लिया, मैं मेड़ावा लेता नहीं, और मैं आपको बताता हूँ ये जो ताकत हुई अनिल भाई जी, ये 2 दिन की ताकत है। आप बोलेंगे कि ये 2 दिन की ताकत कैसी है? हमारा मेड़ावा अभियंता हॉल में हुआ था, डिसाइड हुआ था 5 तारीख को। वहाँ पे गेम हुआ हमारे साथ में। गेम करने वाले इधर भी है, गेम करने वाले उधर भी है। नाई अगर मुझे लेबल लगाता हो दाम्पत्य का, मैं दाम्पत्य से भी क्लोज नहीं हूँ, इनसे भी क्लोज नहीं हूँ। दाम्पत्य का मतलब? दाम्पत्य मतलब इधर का दाम्पत्य आपको मालूम है, आपको मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। राणा परिवार की बात, राणा परिवार की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, एक छुपा आरोप आपके ऊपर एक छुपा आरोप ये भी है कि आप राणा दंपत्ति के लिए छुपे रूप से अमरावती लोकसभा की हद तक काम करते हो, और उसकी पार्श्वभूमि आपने अब बनाना शुरू कर दी है। अब मुझे उम्मीदवारी दे तो मैं गिरा के दिखाऊंगा। अगर आप बोलते हो कि मैं आपको उम्मीदवारी दूंगा भी नहीं, लेकिन तुमको दाम्पत्य परिवार को चुन के लाना, मैं यही कहता हूं कि अगर तुम मुझे उम्मीदवार नहीं बनाते हो तो मैं मेरा खेल खेलूंगा। तुम मतलब महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी। आपका क्या खेल होगा? जब आपको टिकट नहीं मिलेगी अनिल भाई, जब आपको टिकट नहीं मिलेगी तो आप घर में तो नहीं बैठेंगे, और आप घर में नहीं बैठोगे। दादा साहब गवई कहा करते थे कि धर्मांध ताकतों को पीछे रखने के लिए वे अपनी राजनीति करते हैं, और धर्मांध ताकतों को पीछे रखना और सत्ता से दूर रखना ये उनका उद्देश्य है। लेकिन आपकी बातों से बू आती है केवल आपके व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ की, कि अगर आपको टिकट नहीं दी गई तो आप ये कर लोगे, अगर आपको उम्मीदवारी नहीं दी गई तो आप वो कर लोगे। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो मुझे ये लगता है कि आप भले ही कहो कि व्यक्तिगत स्वार्थ की बू अगर आती होगी, लेकिन स्वाभिमान की सुगंध भी आती है। अब आप बोलोगे कि स्वाभिमान की सुगंध कैसी आती है? 2009 में सोनिया जी ने मुझे अपने दिल्ली में जनपद पे बुलाया था, कहना था कि आप पंजाब पे लड़ाओ, आप खासदार बनोगे। उसके बाद में देवी सिंह शेखावत आज नहीं रहे, वो गवी साहब की तरफ गए। उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो बेटा है
हमें गोद दे दो, उसको हम खासदार बनाएंगे, वक्त आया तो उनको हम केंद्रीय मंत्री भी बनाएंगे। उसके बाद में 2014 में आदरणीय शरद पवार जी घर पे आए, उनके साथ में पूरा मंत्रिमंडल आया। उन्होंने गवई साहब, बड़े गवई साहब तब जिंदा थे, गवई साहब को उन्होंने आग्रह किया, स्वार्थ की भूख के साथ में स्वाभिमान की सुगंध भी आ रही है, ये पहले मुझे बताने दो, फिर आप बोलो। नहीं, मेरा प्रश्न इसी को लेकर है कि क्या ऐसा बदला कि किसी समय गांधी परिवार आपको गोद लेना चाहता था राजनीतिक रूप से, आज वही गांधी परिवार आपको एक लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाने के लिए भी तैयार नहीं है? क्या आप राजनीतिक रूप से दादा साहब गवई के जाने के बाद कमजोर पड़े हो? बिल्कुल कमजोर नहीं पड़े, मेरा राजकारण अलग है। कौन कहता है कि श्रेष्ठी मुझे नहीं बुला रहा है? मैं श्रेष्ठी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। जब मेरे जिले में अगर मुझे विरोध है, मैं श्रेष्ठी की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं कहना चाहता हूँ आज यहाँ के लोकल आघाड़ी के लोगों को कि श्रेष्ठी के पास मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारा विरोध है। मैं मेरी ताकत दिखाऊंगा, केवल अमरावती में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ताकत दिखाऊंगा। और उसके बाद में जब मुझे दिल्ली श्रेष्ठी में बुलाएंगे और कहेंगे तुम तो घर के आदमी हो, तुम तो 10 जनपद में खाना खाए हुए हैं, राहुल गांधी के साथ में खाना खाए हुए, आप क्यों हमारे पास में आए, मैं तब कहूंगा कि तुम्हारे लोकल आघाड़ी ने तुम्हारे तक आने नहीं दिया। मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं। अगर मुझे मेरे जिले में विरोध हो रहा है, दादा साहब के वही के विरोध में हो रहा है, मैं श्रेष्ठी के पास नहीं जा रहा हूं। एक गलत बात है कि श्रेष्ठी मुझे नहीं बुला रही है। डॉक्टर राजेंद्र गवई को किससे शिकायत है? डॉक्टर राजेंद्र गवई को यशोमती ठाकुर से शिकायत है, बलवंत वानखड़े से शिकायत है, प्रवीण पोटे से शिकायत है, या डॉक्टर राजेंद्र गवई को कांग्रेस से शिकायत है? किससे शिकायत है? सभी से शिकायत लग रही है जिले में। जिले की हद तक मैं बात करूं तो देखो, आपने जो भी नाम लिए उसमें से आपने कल दरियापुर के सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में, आपने बलवंत वानखड़े पर बहुत तीव्र नाराजगी व्यक्त की। बिल्कुल, मैंने एक भी नहीं किया। वो विष्णु कुराड़े, वो तो आपके कार्यकर्ता रहे हैं। यदि कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, वो अगर विधायक बने हैं आने वाले समय में, अगर उन्हें कांग्रेस की उम्मीदवारी मिलती है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका कार्यकर्ता बिल्कुल, अगर वो हमारे पार्टी से अगर वो खड़ा रहता, चुन के आता। जबकि पिछली सीट जो दरियापुर की, यशोमती जी को पूछो, वो मुझे मिल रही थी, बोलो आपको दे दो, मैंने नहीं ली। हमारा आदमी छोड़ के पंजाब पे खड़ा रह गया। आज आपका कर्मचारी जो मंडल में काम कर रहा है, वो आपका अगर पीठ में छुरी मारे और सामने दूसरे वर्तमान पत्र में जाए, तो आप भी वही सोचेंगे, उसकी प्रगति का नहीं सोचेंगे। जिसको आपने बड़ा बनाया, हम तो बड़ा बनाना ही चाहते हैं। लेकिन वो तो बात गई सो बीत गई डॉक्टर साहब। अब वो एमएलए बन चुके हैं, अब वो कांग्रेस की एक रेस में हैं, तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा भी एक मन में टीस है कि मेरा एक कार्यकर्ता मेरे से बहुत आगे निकल गया। बिल्कुल नहीं, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मुझे लड़ने दो। आज अगर वो कार्यकर्ता बढ़ गया होता तो दो जो उपचुनाव है, पोट निवडणूक है, उस उपचुनाव में बड़वंत के भाषण होते हैं। कोई बड़ा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र गवई बड़ा है। आप ये जो बोल रहे हैं तो वही तो बहुत गलत है। बलवंत वानखड़े विधायक बनने के बाद से डॉक्टर राजेंद्र गवई को उनसे शिकायत शुरू हो गई। जब तक वे विधायक नहीं बने थे, जब तक गवई परिवार के बहुत नज़दीक थे, आपके स्वर्गीय पिता दादा साहब गवई के तो वे कट्टर कार्यकर्ता थे, मेरे भी थे। लेकिन दो जो कट्टर कार्यकर्ता है, एक अमूमन जो चर्चा है वही हमारे प्रश्न होते हैं। एक चर्चा है कि अभ्यंकर वो भी आपसे दूर हो गए, बलवंत वानखड़े वो भी आपसे दूर हो गए, और यही दाएं बाएं माने जाते थे गवई परिवार के। क्या कारण है, क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ रही होगी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 2014 का जो चुनाव है, 2000 के चुनाव में विधानसभा की सीट जो है मैंने बलवंत को दी और 45,000 वोट मिले। और रामेश्वर जी अभ्यंकर को नहीं मिलने के कारण रामेश्वर जी नाराज होकर चले गए, बड़वन गिर गया। उसके बाद में जिला परिषद चुनाव आ गया। जिला परिषद चुनाव आने के बाद में बड़वन की इच्छा थी कि मेरा गाँव दारापुर जो गाँव है वहाँ से मैं लड़ूंगा। उसका मामा का भाई, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, ममेरा भाई नाराज हो गया मेरे से, बोले वाट पंजर का बेटा है वो, बोले मेरे को एक सीट लड़नी है। मैंने वापस इसको सपोर्ट कर दिया। उसका ममेरा भाई भी मुझे छोड़ के गया। तो एक तीसरा नाम भी बताता हूँ ना, मैं कितने छोड़ के गए, इतना नाम है, मैं लिस्ट बताता हूँ। नहीं, ये राजनीति की आम बात है, छोड़ना और पकड़ना, ये राजनीति के लिए बिल्कुल है। तो इसलिए मुझे कंप्लीट करने दो अनिल भाई, ये इससे भी ज्यादा लिस्ट है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र गवई हारा नहीं है, और डॉक्टर राजेंद्र गवई का लोकप्रियता कमी नहीं हुई। जितने छोड़ना है, आज भी अगर कुछ है
आमच्या मराठीत त्याला म्हणत आहे सुपातानी जातात. तुमच्या हिंदीमध्ये पण काही म्हण असेल तर मला सांगा. आज भी जो जाने है वो जाने दो. डॉक्टर राजेंद्र की ताकत है और रहेगी. आपने कहा है कि आपके पास ऐसे कुछ पटाखे अगर वो फूट जाते हैं तो राजनीति में अच्छा खासा धमाका होगा जिले में. कल आपने एक पटाखे की बात की थी यशोमती ठाकुर को लेकर. जरूर जरूर. क्या राजनीतिक पटाखे है, जरा हमारे मंडल न्यूज़ के भी दर्शकों को बताइए. अगर मैं फटाके आज फोड़ूं, अनिल भाई को बड़ा क्रेडिट मिल जाएगा. टाइमिंग भी गलत है, टाइमिंग और भी बाकी है. आज भी इसलिए फटाके नहीं फोड़ रहा हूँ कि हम आज भी महाविकास आघाड़ी के तरफ जाने के लिए तैयार है. आज भी हम दाम. आप इधर उधर जाने की बातें करते हो. आपकी खुद की एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप हमेशा इधर जाने की उधर जाने की बात करते हो. दादा साहब कभी ये बात नहीं किया करते थे. वो कहा करते थे कि मेरी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मेरे पास जो आएगा वो उससे मैं बात करूंगा. आप हमेशा इससे मांगते हो, उससे मांगते हो, कभी कांग्रेस से मांगते हो, कभी महाविकास आघाड़ी से मांगते हो. आप ये बात क्यों नहीं करते हो कि मैं स्वतंत्र रूप से खड़ा रहूंगा और मैं जीत कर आऊंगा. थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आज कोई भी आदमी खुद के बल पे चुन के नहीं आ सकता. राजनीति बदलती है, हमको मदद लेनी पड़ेगी. हम महायुति की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन महाआघाड़ी अगर हमको दुर्लक्ष्य करेंगे तो ही उसके पहले हम चर्चा नहीं करेंगे. हम यही कहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार आज खुद के बल पे खड़ा नहीं रह सकता है. हम इसलिए फटाके नहीं फोड़ने चाहते हैं कि आज भी हम जो हमारा दुरावा है महाविकास आघाड़ी का, वो हम आज भी ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते. ये जो फटी हुई चीज़ है वो ज़्यादा फटाना नहीं चाहते हैं. अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं आपको आरोप लगाता हूँ कि आपको आपको अगर दाम पे तक को गिराना है तो ये फटाके के बारे में मत पूछिए और हमको आगा नहीं. मुझे किसी गिराना और लाना नहीं, हमारा काम प्रश्न पूछना है. आपका काम है प्रश्न का उत्तर देना. आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आप राणा दंपत्ति की बी टीम के रूप में काम करते हो. देखो ये आरोप 4.5 साल तक आप राणा दंपत्ति के हर कार्यक्रम में दिखे. आपका उन्हें समर्थन रहता है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है. तो आप क्या राणा दंपत्ति की बी टीम के रूप में भी काम करते हो? देखो ये प्रश्न मैं 2 हिस्से में दे दूंगा. सबसे पहले बी टीम का भी आरोप श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर पर भी लगा है. उनके साथ में भी आघाड़ी ने यही खेल खेला है, आज भी शायद खेल रहे हैं. ये तो तथागत ही जाने हैं कि बाला साहब आंबेडकर क्या राजनीति करने वाले. तो बी टीम तो उनको भी कह रहा है, लेकिन वो स्वाभिमानी है, लड़ गए. धर्मांध शक्ति आएंगी तो धर्मांध शक्ति को रोकने का ठेका क्या केवल डॉक्टर राजेंद्र गवी और बाला साहब आंबेडकर ने लिया है? तो हमको अगर हम जस्टिस नहीं दे रहे होंगे, न्याय नहीं दे रहे होंगे, हम खड़े रहेंगे. स्वाभिमानी है. तुमको बी टीम बोलना है बोलो, तुमको सी टीम बोलना है. मुझे ये बताओ कि मैंने राणा जी के कितने कार्यक्रम किए 4.5 साल में? बताओ. नहीं, अमूमन आप दिखते हो उनके कार्यक्रम में. कितने? अच्छा मुझे भी बताइए कितने. मैं पूछ रहा हूं आपको. जब आपने मुझे ये आरोप दिया है, मैं 4.5 साल में रवि राणा के साथ में 3 या रवि और भाभी के मिलके 3 या 4 कार्यक्रम नहीं किए हैं. हाँ, तो 3 और 4 कार्यक्रम के ऊपर नहीं किए. अगर 4.5 साल में अगर मैंने रवि दाम्पत्य के साथ में आपने अपनी पार्टी का पिछले 4-4.5 साल में कोई बड़ा कार्यक्रम अमरावती में नहीं लिया तालुका स्तर पर? मैंने पहले बताया कि मेरी पार्टी कमकुवत है, आर्थिक दृष्टि कमकुवत है. आपको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है. आर्थिक रूप से आपकी पार्टी कमजोर है, बहुत कमजोर है. लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लेने के लिए आर्थिक फंड की आवश्यकता होती है. वो तो सम्मेलन खुले मैदान पर भी लिया जा सकता है. हमने फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमें लगता है, उतनी भी कमकुवत है. इस लोकसभा चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र गवई किस हैसियत से चुनाव लड़ेंगे अमरावती लोकसभा का, अगर मविया की उम्मीदवारी नहीं मिलती है? तो खुद लड़ो ना, खुद के बल पर लड़ो ना. निश्चित तौर पर लड़ोगे. यानी आप यदि आपको उम्मीदवारी मिलती है या नहीं मिलती है, आप हर हाल में अमरावती लोकसभा के उम्मीदवार रहोगे. और अगर चर्चा हुई मैं मांगूंगा. वो क्यों दाम्पत्य, मैं भी महायुति का और महायुति की तरफ से जिस तरह शिरडी आठवले साहब मांग रहे, मैं भी मांग सकता हूँ. या तो अलग तड़जोड़ हो सकती है. इधर की तड़जोड़ हमने देखी है, इधर के कमिटमेंट्स हमने देखे हैं, पवार साहब के वादे हमने देखे हैं, कांग्रेस के वादे हमने देखे हैं. हो सकता है मैं महाविकास युति से भी समर्थन में मेरे पक्ष पर मैं पाठिंबा दे दो, मैं उम्मीदवारी मांग सकता हूँ. दूसरा कमिटमेंट भी हो सकता है. लेकिन जो भी कमिटमेंट, देखो मी कालच बोललो, कालच मेळावा सांगितलं, यांच्या डोक्यात कीड़े असले तो मैं उसको हिंदी में रूपांतर करता हूँ. इनके अगर दिमाग में कीड़े आए हैं और मेरे को दुर्दैव से जो बात हमने कभी की नहीं, हमको अगर महायुति के साथ चर्चा करनी हो तो चर्चा केवल देवेंद्र भाव से होगी, इन दाम्पत्य से नहीं, थ्रू नहीं.
मेरा डायरेक्ट संबंध है। बलवंत वानखड़े को आशीर्वाद दोगे आपके शिष्य को इस लोकसभा चुनाव में, अगर वो आशीर्वाद मांगने आते हैं तो? आशीर्वाद तो सबका ही लेता है। आशीर्वाद अलग बात, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब मैं खुद ही कैंडिडेट रहूंगा तो मैं आशीर्वाद कैसा दूंगा? बलवंत वानखड़े के बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपके भाषणों का मुख्य भाग एक बलवंत वानखड़े पर रहता है। कल भी आपने दरियापुर में जाहिर सार्वजनिक रूप से बलवंत वानखड़े पर निशाना साधा है। जब आप अपनी रणनीति में बलवंत वानखड़े को शामिल करते हो, इसलिए पत्रकारों के प्रश्न में बलवंत वानखड़े आते हैं आपकी राजनीति के अलावा। आपने कल दरियापुर में भी उन पर निशाना साधा, जबकि कल दरियापुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने बलवंत वानखड़े पर जिला परिषद को लेकर भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। आपने जिला परिषद चुनावों को लेकर यशोमती और बलवंत वानखड़े के किस्सों को भी सुनाया। वो क्या किस्सा था? चलिए वो किस्से पे आते हैं। क्या किस्सा था? आपको यशोमती ने क्या कहा था उस समय, बता भी दीजिए थोड़ा सा। वो तो फटाके मैंने पहले बोला, वो तो मंडल को आज नहीं दूंगा मैं। मंडल अगर आपकी टीआरपी अगर आपको रखनी है तो अगले मीटिंग में देगा। लेकिन मैंने ये कहा कि बलवंत, देखो उस टाइम में जिला परिषद की पूरी मेजोरिटी कांग्रेस की आई थी। अच्छा ये बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवारी देती है तो क्या आप लोगे? मैं क्या बोलता, पहले ये तो मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न का आप जवाब क्यों नहीं सुनना? जी पटाखों वाला। हाँ, फटाखों वाला नहीं कि क्या थी, जिला परिषद की सत्ता कांग्रेस की थी, फुल मेजोरिटी थी। रिपब्लिकन का जिला परिषद सदस्य चुन के आया था, बलवंत वानखड़े चुन के आया था, मेरा कैंडिडेट था, मेरा शिष्य था, मेरे आशीर्वाद से शिष्य था। मैं चाहता था कि मेरा शिष्य इस जिले का जिला परिषद अध्यक्ष बने, इसलिए मैं नरीमन पॉइंट में यशोमती जी से मिलने गया। यशोमती जी बोले कि हम तो इसको सभापति भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारी मेजोरिटी है। मैंने बोला सभापति तो छोड़ो, जिला परिषद अध्यक्ष भी बना सकते हो। मैंने कुछ फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला जमा नहीं। वो फॉर्मूला क्या मैं बताऊंगा भी नहीं इतने जल्दी, शायद इतने जल्दी भी नहीं बताऊंगा, तो नहीं भी बताऊंगा। लेकिन मैं जिला परिषद अध्यक्ष के लिए, मेरे शिष्य के लिए मैं गया था, हो भी सकता था, लेकिन अल्टीमेटली उनको हमने सभापति बनाया। इतनी ताकत डॉक्टर राजेंद्र गवई में है, इतनी ताकत है डॉक्टर राजेंद्र गवई में कि कांग्रेस की मेजॉरिटी होते हुए भी मेरे शिष्य को मैंने सभापति पद तो दिया, लेकिन 2 खाते का सभापति पद दिया। इतनी ताकत है डॉक्टर राजेंद्र गवई की। अब रहा आपका दूसरा प्रश्न, बीजेपी ने अगर मुझे उम्मीदवार दिया, मेरे पक्ष पे उम्मीदवार दिया, आज की राजनीति अनिल भाई आपने कहा आप कमल लेकर चुनाव लड़ोगे क्या अगर भाजपा आपको टिकट? तो सुनते भी नहीं है आप। यही मेरा प्रश्न ये है, देखो आप, जब मैं कह रहा हूं कि मैं मेरी पार्टी पे लड़ाऊंगा तो ये बात तो यकीनन हो गया कि मेरे चिन्ह पे लड़ाऊंगा। जब मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे पार्टी के ईवी फॉर्म पे लड़ने दो, ये तो यकीनन है कि मैं जब मेरा ईवी फॉर्म लगाऊंगा तो मैं कमल ले ही नहीं पाऊंगा, ले ही नहीं सकता हूं। आप पिछले 2 महीने से रिपब्लिकन एकता की बात कर रहे हो? नहीं, बहुत सालों से। चुनाव के समय आप ये बात ज्यादा गर्म कर लेते हो, तवे पे रखकर को फिर गर्म करते हो। ये तो आप, ये रिपब्लिकन एकता कैसे होगी? संभव है? डॉक्टर एडवोकेट प्रकाश एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर तो हमेशा एकला चलो का सुर, उनकी सौदेबाजी सबसे मजबूत होती है। ऐसा कहा जाता है कि देश में मायावती के बाद यदि दलित नेताओं में सबसे ज़्यादा मजबूत कोई सौदेबाजी करता है तो एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर करते हैं। प्रकाश आंबेडकर आपके कहने पे एक होंगे? देखो, सबसे पहले तो आदरणीय एडवोकेट बाला साहब आंबेडकर श्रद्धेय हैं, वो सौदेबाजी नहीं करते हैं। वो राजनीतिक सौदेबाजी की बात कर रहा हूँ। वो स्वाभिमानी है, वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, एक छोटा स्वाभिमानी हूँ। अगर वो मानते नहीं मानते उनकी बात है, लेकिन हम उनके ग्रैंडफादर का पार्टी, आजा को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? दादाजी। तुम्हारे दादाजी की पार्टी, बाबा साहब आंबेडकर की पार्टी, हमारे बाप के बाप की पार्टी, हम उनको देने के लिए तैयार है। अगर ये चुनाव के, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चुनाव के वक्त बोल रहा हूं, तो आप मुझे अगले साल भी बुलाओ, यही मेरा स्टेटमेंट रहेगा। और आज नहीं, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, जब भी एडवोकेट बाला साहब आंबेडकर मेरी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हुए, डॉक्टर राजेंद्र गवई, ये पार्टी उनको देने के लिए तैयार है। रहा सवाल एक नहीं, मेरी कंप्लीट रहा सवाल रामदास जी आठवले, आदरणीय जोगेंद्र कवाड़े, उनको 2 नंबर की और उनकी 3 नंबर की जगह उनको लेने को बोलूंगा। आप कहोगे आप 4 नंबर लोगे?
4 के मेरे को किधर भी भेजो, डॉक्टर राजेंद्र गवी, डॉक्टर राजेंद्र गवी, 4 दो, 5 दो, 6 दो। अगर वो दो नहीं, मैं उनको दोनों को कन्विंस करने की गारंटी मेरी, आदरणीय रामदास जी आठवले, आदरणीय जोगेंद्र जी कवाड़े, अगर वो कन्विंस नहीं हुए तो ये डॉक्टर राजेंद्र गवी आज इधर इस मंडल कार्यालय में ऐलान करता है कि राजनीतिक संन्यास ले। प्रकाश आंबेडकर के भाई आनंद राज जी आंबेडकर भी अमरावती से चुनाव लड़ने को इच्छुक है। उनके कई दौरे भी हो चुके हैं। कल उन्होंने ऐलान भी किया है कि वे अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी भूमिका क्या होगी? हम तो लड़ रहे हैं ना। अच्छा, जिसकी ताकत है दिखेगी। वे भी तो पोते हैं प्रकाश आंबेडकर के, माफ कीजिए, बाबा साहब आंबेडकर के वे भी पोते हैं। देखो, रामायण के हिसाब से वारिस पहला पोता है, तो उस हिसाब से हम वारिस मानेंगे बाळा साहब। एक तो बाबा साहब आंबेडकर ने तो कहा की राणीच्या पोटातून राजपुत्र जन्म होत नाही, मतपेटीतून राजपुत्र होतो, पण तरी सुद्धा बाळासाहेब आंबेडकर के लिए 100 खून बाप, वो बड़े पोते हैं। फिर तो कितने पोते हैं? भीमराव आंबेडकर दूसरे भाई है उनके, फिर राजरत्न आंबेडकर पंतु है। डॉक्टर साहब ये मैं क्या बोलता, आंबेडकर परिवार का एक आदमी हमको दो, हम उसके लिए बाबा साहब आंबेडकर परिवार का एक आदमी दो कि जिसको हमको उठाना है, उसके खिलाफ हम कोई खड़ा नहीं रहेंगे। एक आखिरी प्रश्न, 2029 में लोकसभा चुनावों का परिसीमन होना है। हाँ। अमरावती लोकसभा सीट आरक्षित सीट है। आपको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगली बार ये सीट खुली हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने अनिल भाई, थैंक्स। अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी खरी ताकत 2029 से शुरू होगी। आप बोलेंगे क्यों? दादा साहब जब ये सीट राखी नहीं थे तभी ताकत दिखा पाए थे। आज हर इंडिया का बस एससी है, उसको लगता है कि मैं यहाँ का हकदार हूँ। मैं एससी हूँ करके मैं अमरावती का हकदार हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 2002 में चुनो, 2014 देखो, 2019 हो, मैं एससी हूँ, मेरे पास 2 पैसे है, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मैं जिला परिषद हूँ, मैं फलाना का ग्रैंडसन हूँ, मैं यहाँ का हकदार हूँ। और यहाँ पे खरी हकदार बाबा साहब आंबेडकर को तो हम सब खुद माना, यहाँ का खरा हकदार डॉक्टर राजेंद्र गवी है, क्योंकि वो हर तालुका जानता है, हर गांव जानता है, हर चुनाव लड़ता है। फिर एपीएमसी का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, बैंक का चुनाव हो, 2000 अभी नहीं तो कभी नहीं, 2029 से, आज से 5 साल के बाद आप लिख लो, आज की तारीख लिख दो, डॉक्टर राजेंद्र गवी की खरी ताकत तुमको 2029 के बाद में दिखेगी। क्योंकि तब मराठा भी लड़ सकेंगे, अनिल अग्रवाल भी लड़ सकेंगे, तब पोटे भी लड़ सकेंगे, और तब उनको डॉक्टर राजेंद्र गवी की जरूरत लगेगी। डॉक्टर राजेंद्र गवी को क्या बनना है? सांसद, विधान परिषद सदस्य या विधानसभा सदस्य? डॉक्टर राजेंद्र गवी को बाबा साहब आंबेडकर की पार्टी जिंदा रखनी है। केवल जीत के आकर? हाँ, जीत के आकर नहीं, डॉक्टर बाबा कभी जीत के आकर, कभी स्वाभिमानी रूप से। हमारी ताकत, हमारे बैलेट में कितने ताकत है? ये मेड़ावा, ठीक है, मैंने 2 दिन में कल का 7000 का मेड़ावा लिया, लेकिन मेड़ावा में मैं ज्यादा चिंता रखता नहीं हूँ। तो मेरे बैलेट में कितने पे मार्क्स है, बाबा साहब आंबेडकर के पक्ष में कितने मार्क्स है, कितने। अच्छा, ये बता दीजिए, मविया में आप कितनी सीट मांग रहे हो? अमरावती के अलावा भी मांग रहे हो कोई सीट? हमने 5 सीट का डिमांड किया। अभी कौन सी 5 सीट मैं आज नहीं बता सकता हूँ। कल ही मैंने भाषण में बोला है, 18 जुलाई को हमारा सोलापुर में बहुत बड़ा मेला है। उसके बाद में मुख्य कार्यकर्ता का मैं उससे चर्चा करूंगा, और उनकी डिमांड 10 की है। 10 में से कौन से 5 कट करने का, क्योंकि जो भी है व्यवहारिक होना चाहिए ना। अब तुम कांदे का भाव बोलेंगे कि 1000 रुपये, तो व्यवहारिक होना चाहिए। तो मैं 5 ही सीट मांगूंगा। तो 5 कौन सी सीट मांगूंगा, ये चर्चा मेरी सोलापुर में होगी। और एक बात मैं भी बताऊं कि कल के कार्यकर्ता का मेड़ावा में उधर ऐलान हुआ कि तुम तिवसा में भी का मेड़ावा करके लो। ऐलान हुआ, मैंने किया, भाषण में ऐलान हुआ, दीपक सरदार ने किया कि तिवसा में भी मेड़ावा ले लो। तो हमारा, आप यशोमती से इतने नाराज क्यों हैं? बिल्कुल, 2 साल पहले उन्होंने सीट डिस्टर्ब की। बहुत बढ़िया बात, सवाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया सवाल पूछा अनिल भाई। देखो, तुम फाइनल में ही नहीं जाते, बहुत बढ़िया अच्छा सवाल पूछा, फाइनल में ही नहीं जाते। और फाइनल आप यशोमती ने बलवंत को उम्मीदवार बना दिया, घोषित कर दिया, इसलिए नाराज हो कि वो बलवंत वानखड़े के लिए लेकर चल रही है बीड़ा उठाकर, इसलिए नाराज हो? यशोमती से क्यों नाराज हो? फाइनल में ये राष्ट्रवादी के कोटे में जाती, कि कांग्रेस के कोटे में जाती, कि शिवसेना के कोटे में जाती, कि डॉक्टर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोटे में नहीं जाती। अगर ये सीट शिवसेना के कोटे में जाती है तो आपकी नाराजगी कम होगी? अबे मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। अगर ये सीट शिवसेना उभाटा के कोटे में जाती है तो आपकी नाराजगी थोड़ी कम होगी, क्योंकि उम्मीदवार शायद बलवंत उस समय नहीं होंगे, शायद मैं बोल रहा हूँ।
तो फिर ऐसे समय आपकी उम्मीदवारी थोड़ी सी नाराजगी कम मैं होगी। इसका उत्तर तभी दूंगा कि मैं कंप्लीट रहूंगा। तो जी, मेरे बोलिए, पहला प्रश्न बोलिए। का जब तक आप कंप्लीट बोलिए। मुझे करने न दोगे बोलिए। तब तक ये प्रश्न का नहीं दूंगा। जब तुम फाइनल में नहीं जाए, 2 साल बाकी है चुनाव में, यशोमती ने आज गुस्सा तो वहां का है ना, बता दो ना ये मंडल के थ्रू आज क्यों यशोमती ताई के गुस्सा है, मेरे सिस्टर पे ऊपर क्यों गुस्सा है। 2 साल पहले तुम घोषित कर रहे हैं। अरे पहले तुम्हारे कोटे में आने दो फिर घोषित करो। ये गुस्सा है, गुस्सा टाइमिंग का है। टाइमिंग मेरा गलत नहीं होता है, टाइमिंग ताई का गलत हो चुका है। तो आपको नाराजगी बड़वंत के साथ साथ यशोमती ताई से भी बड़वंत है। से क्या नाराजगी है? बड़वंत से क्या नाराजगी है? बड़वंत उम्मीदवार आज बड़वंत ने दगा देता तो कोई और दगा देता है। अरे ऐसे दगा देने वाले तो बहुत होते हैं। हमको क्या करना है? बड़वंत का हाई क्या है? क्या बड़वंत को अब क्या बड़वंत को पूना में बुलाया जाता है? क्या बड़वंत को गढ़चिरौली में बुलाया जाता है? क्या बड़वंत को सातारा में बुलाया जाता है? अरे हमारा कर्नाटक का उम्मीदवार इस बार 1 साल पहले हुआ, 30,000 वोट लिए बीजेपी और उनको सेम वोट मिले। बहुत सवाल बड़वंत का ने बहुत अच्छा सवाल आपने आज जाते जाते पूछा। टाइमिंग का सवाल है कि तुमको 2 साल पहले उम्मीदवार घोषित करने की क्या घाई थी, क्या जल्दी थी? बताओ ना। घोषित कहाँ किया था उन्होंने? बिल्कुल, तुम जाओ, कल मेरी चर्चा होगी, रिकॉर्ड देकर दे सकता हूं कौन कौन से भाषण में हुई, कौन कौन से कार्यक्रम में हुई। 2 साल पहले उम्मीदवार घोषित करने की क्या जरूरत थी, जबकि सीट उनके कोटे में नहीं गई थी। सेमीफाइनल में वो नहीं आए थे। जब सेमीफाइनल में नहीं आए थे, फाइनल में नहीं आए थे, तो पहले क्यों घोषित कर दिए? पूछाओ मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद ऐड करेंगे। इस पर यशोमती ने क्या कहा आपको? बात ही नहीं कर रहे, उत्तर ही नहीं दे रहे। बुलाओ कल उनको। फिर ऐसी परिस्थिति में आप मविया की उम्मीदवारी क्यों मांग रहे हो? जब स्थानीय नेता आपकी राजनीतिक इज्जत नहीं करते हैं, हाँ। तो आप मविया की उम्मीदवारी के लिए क्यों इच्छुक हो? बिल्कुल मांग रहा हूं, क्योंकि आपने दादा साहब का उदाहरण दिया है। दादा साहब का उदाहरण हो, थोड़ी सी आप अपमान भी सहन करना है तो करो, लेकिन धर्मांधशक्ति को दूर करो। आपका उत्तर दे रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, अपमान सहन कर भी धर्मांध ताकतों को दूर रखना डॉक्टर राजेंद्र गवई का उद्देश्य है। लोकसभा चुनाव केवल 2 महीने पर आ चुके हैं। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव हम और आप सब मिलकर देखेंगे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र गवई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज़। धन्यवाद।